जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 3 के बारे में। ठीक है। इस वीडियो में हम यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे होंगे एंड ये वीडियो जस्ट मैं यूनिट 5 को शूट करने के बाद बना रहा हूँ। टाइम तुम देख सकते हो। एंड अगर तुमने यूनिट बाकी यूनिट की वीडियो नहीं देखी तो मैंने इसके अलावा यूनिट 1, 4 एंड 5 की वीडियो अभी तक बना रखी है। तो वो तुम जाके आई बटन में जाके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके समझ सकते हो। एंड उसके अलावा ये जो नोट्स हैं जो मैंने इंग्लिश में बनाए हुए हैं, ये मैंने मेंबर्स ओनली सेक्शन पे डाले हुए हैं। काफी लोग इस पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली तुम यहाँ से इन्हें एक्सेस कर सकते हो। एंड बहुत सारे नोट्स भी ऐसे हैं जो कि तुम्हें इसके अंदर मिल जाएंगे, काफी हेल्पफुल ऐसे हैंड रिटन। तो यहाँ पे तुम ये इनसे भी पढ़ सकते हो, बुक मिलेगी। तो ये सब चीजें यार तुम ले सकते हो, मैं तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा। एंड यार इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो पहली चीज है प्रोसेस स्टेट एंड डायग्राम। तो प्रोसेस स्टेट बेसिकली क्या होता है? प्रोसेस स्टेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जो कि एक रनिंग प्रोग्राम को डिस्क्राइब करता है एंड उस टाइम पर किस कंडीशन में वो है, इस चीज को डिस्क्राइब करता है। हर प्रोसेस के कई सारे स्टेट्स होते हैं जिनमें वो ट्रांजिशन करता है, जैसे बेस्ड ऑन इट्स एग्जीक्यूशन और स्टेज और सिस्टम के रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस स्टेट होते हैं। सबसे पहले न्यू। जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो एक न्यू स्टेट बनता है। रेडी स्टेट क्या होता है? जब वो एक तरीके से वहां पे एग्जीक्यूट होने आ जाता है। सपोज कि इसकी हम बात करते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल का। कोई भी नया प्लेयर होता है, टीम उसे एक्वायर करते हैं तो हम उसे न्यू का कहेंगे। अब जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो सारे प्लेयर जो है वो ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो बेसिकली एक रेडी स्टेट में आ गए कि हाँ वो खेलने को तैयार है। रनिंग स्टेट क्या होता है? रनिंग स्टेट में जो सीपीयू होता है वो उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है एंड तब ये रनिंग स्टेट में आ जाता है। जनरली एक प्रोसेस एक टाइम पर रन करता है। अभी देखो, अगर तुम एक बंदे को देखो, फुटबॉल में ही अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो सारे बंदे अपना अलग अलग भागने लगते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। तो वो बेसिकली एक रनिंग स्टेट हो जाता है। एंड जैसे कि अगर मैं तुम्हें बात करूं, कोई एक पर्टिकुलर कैमरा एंगल, सपोज कि अगर क्रिकेट में बॉलर है तो वो एक अकेला बॉलर एक टाइम पे ही बॉल करेगा, है ना? ऐसा नहीं है तीन बॉलर एक टाइम पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे यही सेम चीज प्रोसेस की भी होती है। जो सीपीयू होता है वो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना? नेक्स्ट जो होता है ब्लॉक्ड और वेटिंग। मान लो कि कोई प्लेयर ऐसा है जिसको रेड कार्ड मिल गया फुटबॉल में, तो उसको बाहर भेज देते हैं या फिर उससे कहते हैं थोड़ी देर वेट करो, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट वो है जब कोई प्रोसेस डेडलॉक में फंस जाता है या फिर कोई प्रोसेस ऐसी स्थिति कर देता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए, तो उसे ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग में डाल देते हैं। ठीक है। जो लास्ट स्टेट होता है वो होता है टर्मिनेटेड। मैच खत्म हो गया, सारे प्लेयर चले गए, बेसिकली यहाँ पे टर्मिनेट हो गया प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने पर या किसी एरर या यूजर कमांड से, तब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता। सपोज कि प्रोसेस टर्मिनेट ऐसा नहीं होगा जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा तभी होगा। हो सकता है कि जो प्रोसेस है उसके लिए रिसोर्सेज ना मिले हो एंड वो ब्लॉक्ड वेटिंग में चला गया हो एंड उसके बाद उसे मिले ही ना तो वो टर्मिनेट हो जाए। तो ये भी स्टेट होता है। अभी प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है? तो इसको जानने से पहले यार प्लीज चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर तुम इस टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। मेहनत मैं कितनी कर रहा हूँ ये तुम देख ही सकते हो। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है? ये डायग्राम जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्रोसेस के वेरियस स्टेट और उनके ट्रांजिशन को दिखाते हैं। ठीक है। हर स्टेट सर्कल या ओवल के रूप में होता है, रिप्रेजेंट करता है, और ट्रांजिशन स्टेट चेंज के एरोस को कनेक्ट किया जाता है। डायग्राम में हर स्टेट के साथ एक लेवल होता है जो उस स्टेट को डिस्क्राइब करता है। न्यू रेडी रनिंग ब्लॉक। अभी ये डायग्राम होता कैसा है बेसिकली? तो यहाँ पे जो सबसे पहला होता है तुम्हारा न्यू। ठीक है। इसको इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। फिर न्यू से जाता है तुम्हारा रेडी में। ठीक है। यहाँ से चला गया रेडी में। ठीक है। अब रेडी से जाएगा ये रनिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं रनिंग। ठीक है, इसको समझ जाना यार ये क्या लिखा है ना? अभी क्या होता है, रनिंग के टाइम पे हो सकता हो ये ब्लॉक हो जाए या फिर हो सकता हो कि ये ढंग से एग्जीक्यूट ना हो, तो ये फिर क्या होता है, यहाँ से ये ब्लॉक में चला जाता है। तो इसे हम यहाँ पे ब्लॉक में लिख देते हैं जब ये ब्लॉक हो गया। ठीक है। ब्लॉक से वापस रेडी में भी जा सकता है। मान लो रिसोर्सेज मिल गए, देन वापस ये रेडी हो सकता है, देन वापस रन हो सकता है एंड अगर रन सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पे ये टर्मिनेटेड आ सकता है। ठीक है। टर्मिनेटेड हो गया या फिर एग्जीक्यूटेड लिख सकते हो। एंड टर्मिनेटेड से तुम ब्लॉक्ड को भी यूज जोड़ दोगे, क्योंकि ब्लॉक्ड जो हो गया मान लो उसको रिसोर्सेज नहीं मिले तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। ये होता है तुम्हारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ये प्रोसेस के बिहेवियर और सिस्टम रेस्पॉन्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है ना? अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगली चीज की, तो थ्रेड्स और उनके मैनेजमेंट। तो बेसिकली थ्रेड क्या होता है, ये काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो थ्रेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होता है। अभी देखो, जैसे हम लोग बात करें कि
अभी मान लो जैसे कि एक यहाँ पे एक बाल्टी है, ठीक है, एक बकेट है, उस बकेट के अंदर एक और बकेट है, ठीक है, एंड उस बकेट के अंदर एक और बकेट है छोटी, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा होता प्रोसेस है सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है, प्रोसेस के अंदर होता है थ्रेड, है ना। ये इस तरीके से तुम समझ सकते हो, तुम्हारी स्किन होती है, स्किन में टिश्यूज होते हैं, एंड जो सबसे अंदर की चीज होती है वो होता है सेल, सेल से छोटी कोई चीज नहीं होती हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जो है बेसिकली थ्रेड्स जो है एक सेल की तरह होता है, जो कि एक इसका पार्ट होता है तुम्हारा प्रोसेस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स को कंटेन करता है, जैसे कि हमारी बॉडी मल्टीपल सेल्स को। हर थ्रेड अपने इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ और स्टेट के साथ होता है। थ्रेड्स प्रोसेस के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। मान लो कि एक प्रोसेस है जिसको रैम मिली हुई है, तो उसके जो अंदर थ्रेड्स हैं वो उस रैम को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जिससे कि मेमोरी और फाइल हैंडल कर सके। अभी थ्रेड्स के क्या फायदे होते हैं, इसकी वजह से मल्टीटास्किंग हो पाती है। थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर मल्टीटास्क को साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिसोर्स शेयरिंग। जो रिसोर्स होते हैं वो थ्रेड्स आपस में शेयर कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, रिसोर्स को शेयर करते हैं, जिससे मेमोरी और अदर रिसोर्सेज की एफिशिएंटली यूज होते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिवनेस होता है थ्रेड्स की वजह से, क्या होता है, यूजर इंटरेक्शन में रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होती है। एक थ्रेड ब्लॉक हो जाए तो दूसरा थ्रेड कंटिन्यू कर सकता है, ये एक रिस्पॉन्सिवनेस का काफी एक अच्छा फीचर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पैरेललिज्म हो सकता है। इसका क्या होता है, थ्रेड्स मल्टीपल सीपीयूज एंड सीपीयू कोर पर पैरेलल एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी देते हैं, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। अभी थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि थ्रेड क्रिएशन, सिस्टम के एपीआई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो थ्रेड है उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या होता है, थ्रेड्स को कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, ताकि डेटा जो है वो कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी मेंटेन कर सके। तो सिंक्रोनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूटेक्स हो गया, सेमाफोर हो गया, क्रिटिकल सेक्शन हो गया, ये ऐसे मैकेनिज्म है जिससे सिंक्रोनाइजेशन को हमें अचीव कर सकते हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, म्यूटेक्स, सेमाफोर एंड क्रिटिकल सेक्शन, इन्हें जरूर पढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो वो है थ्रेड कम्युनिकेशन की। थ्रेड के बीच कम्युनिकेशन के लिए आईपीसी का यूज होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है, जैसे मैसेज पासिंग, शेयर्ड मेमोरी और सॉकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारी थ्रेड शेड्यूलिंग। थ्रेड को सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू मैनेज किया जाता है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग के तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट 2 में। थ्रेड प्रायोरिटी, जिसे प्रायोरिटी होता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है, और अदर एल्गोरिदम होती है जिसकी वजह से थ्रेड को जो है शेड्यूल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले स्टेट की, तो वह थ्रेड थ्रेड टर्मिनेशन। थ्रेड जब सक्सेसफुली हो जाता है तो उसे टर्मिनेट कर देते हैं। अभी मैं लास्ट में एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नाम का टॉपिक आएगा, उसमें मैं तुम्हें इसकी काफी प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगा, तो चिंता मत करो। थ्रेड स्टेट्स क्या होता है, वही सेम स्टेट होते हैं, रनिंग, रेडी, ब्लॉक, टर्मिनेटेड, जिनमें वो ट्रांजिशन करते हैं बेस्ड ऑन देयर एग्जीक्यूशन स्टेज एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, है ना। थ्रेड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकती है, स्पेशली मल्टीपल थ्रेड्स के बीच कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सही थ्रेड मैनेजमेंट से सिस्टम परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की, जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये क्या होता है, ये कॉम्पोनेंट होता है जो प्रोसेस या थ्रेड्स को सीपीयू पर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है वो बताता है, यानी सीपीयू किस टाइम पर किस प्रोसेस को मिलता है या ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का मेन गोल क्या है, इसका मेन गोल है सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना, रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर करना, ठीक है। सब अच्छे अच्छे काम करता है। अभी इसकी जो एल्गोरिदम होती है वो होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस आते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब होती है उसको काम करा देगा ही, ठीक है। इसको हम एक तरीके से क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एक क्लास में सपोज कि किसी का काम चेक कर रहा है ना, कॉपी चेक करनी है, तो टीचर क्या कर सकता है, सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसकी कॉपी चेक करे, है ना। दूसरा क्या होता है, जिसके ज्यादा चैप्टर चेक नहीं कर रहे टीचर को, उनको पहले बुला ले। इसकी वजह से क्या होगा, जिनकी कॉपी ज्यादा चेक करनी है, सपोज कि जिसके 10 चैप्टर चेक करने हैं, उसको जो है लास्ट में एकदम चेक करेगा, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, एक फिक्स टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस कर देता है, इसमें एग्जीक्यूट करता है। सपोज कि मान लो एक बंदे की कॉपी में 3 चैप्टर चेक कर दिया, फिर दूसरे के लिए उसकी मैं 4 चेक कर दिए, फिर दूसरे के लिए उसकी मैं 2 चेक कर दी। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का ध्यान है वो टीचर की तरफ ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज राउंड रॉबिन में होता है। इसमें क्या होता है, सारे प्रोसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं, एक साथ नहीं,
अलग अलग, बट हाँ इसमें जो प्रोसेस का है वो ध्यान रहता है। ये फेयर शेड्यूलिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें लॉन्ग प्रोसेस को है उनको डिवाइड करना, एग्जीक्यूट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और एक होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। मान लो कि एक विधायक का बेटा आ गया, ऑब्वियसली बिल्कुल ऑफेंड मत होना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई विधायक का बेटा है, अब मान लो कॉलेज के डायरेक्टर का बेटा है, वो वहां पे पढ़ रहा है ना, तो प्रायोरिटी उसकी कॉपी चेक करने की ज्यादा होगी एक टीचर के लिए, तो टीचर पहले उसकी कॉपी चेक करेगा, सीईओ के बेटे की, then ऐसे करके कॉपी चेक करेगा। तो प्रायोरिटी शेड्यूल में भी यही होता है, प्रोसेस की जो प्रायोरिटी आती है उसी के साथ एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेडलॉक की। डेडलॉक क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है डेडलॉक ये वैलोरेंट वाला नहीं है। अगर तुम समझ गए होगे तो प्लीज नीचे कमेंट करना। अभी हम लोग बात करते हैं डेडलॉक क्या सिचुएशन होती है। ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा रिसोर्स है, ठीक है। अभी इस रिसोर्स को क्या है, एक बंदा है, कोई भी एक्स मान लेते हैं हम इसे। एक्स जो है वो इसे यूज कर रहा है। एक्स को अभी क्या कर रहा है, सपोज कि हम लोग इसे एक और आसान एग्जांपल से यूज करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो चॉकलेट खा रहा है, ठीक है। अभी वो चॉकलेट खा रहा है, जो चॉकलेट वो खा रहा है वो तो खा ही रहा है, लेकिन एक और चॉकलेट है जो उसके हाथ में पड़ी हुई है, ठीक है। अभी उसका छोटा भाई आया, उसके छोटे भाई ने कही कि यार ये चॉकलेट मुझे खानी है, लेकिन इसने कहा कि नहीं, ये चॉकलेट अभी मैंने पकड़ी है, इसे मैं ही खाऊंगा। अब इस केस में वो क्या रहा है, जो ये वाला एक्स हमारा बच्चा है, ये बहुत ही बदतमीज है। इसने हाथ पे चॉकलेट पकड़ी हुई है, ये खा भी नहीं रहा है इसे, ना ये इसे रख रहा है। अब जो छोटा भाई है वो बेचारा क्या करे, वो बेचारा चॉकलेट खाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ पे चॉकलेट आ नहीं सकती, क्यों? चॉकलेट पकड़ी है बड़े भैया ने, और बड़े भैया है, अब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो चॉकलेट है उसका जो यूज है वो नहीं हो पा रहा है, ना चॉकलेट इधर जा रही है ना चॉकलेट इधर जा रही है। यही सेम चीज होती है डेडलॉक, डेडलॉक में, बस चॉकलेट को तुम एक प्रोसेस प्रोसेस कह रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ अभी रात के टाइम पे। चॉकलेट को जो है वो तुम एक रिसोर्स बोल सकते हो। मान लो ये कोई रिसोर्स है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस, चॉकलेट जो होता है वो रिसोर्स होता है, यानी ये जो बच्चे हैं ये होते हैं प्रोसेस। ठीक है। ऐसे में क्या होता है, एक प्रोसेस कोई रिसोर्स होल्ड करके रखता है जबकि यूज भी नहीं कर रहा होता है, एंड दूसरा जो प्रोसेस है उसे वो रिसोर्स चाहिए बट वो ले नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और का हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली अब होता क्या है, एक सिस्टम जो है वो ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है, तो इसे हम डेडलॉक की कंडीशन कह रहे थे। तो इसमें क्या होता है, एक बार इसे वैसे भी पढ़ लेते हैं, मल्टीपल प्रोसेस जो होते हैं या थ्रेड्स एक रिसोर्सेज का वेट करता है जो कभी अवेलेबल ही नहीं हो सकता है। जैसा हमने बताया, बड़ा भाई चॉकलेट छोड़ेगा ही नहीं, बड़ा भाई जो है वो आ, बड़ा ही लालची है, तो यहाँ पे बड़ा भाई चॉकलेट छोड़ ही दिया। यानी कि हर प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है, और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है। इसने अपनी एक हाथ में चॉकलेट पकड़ी है, लेकिन ये चाह रहा है मेरे को एक और मिल जाए। इसने, इसके हाथ में से चॉकलेट है ही नहीं, तो ये बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन ये बस वेट कर सकता है। तो यहाँ पर डेडलॉक की स्थिति जो है वो बन जाती है। अभी इसका एक और डायग्राम के थ्रू मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। यहाँ पे एक रिसोर्स है, यहाँ एक रिसोर्स है, यहाँ एक रिसोर्स है, एंड यहाँ पे एक रिसोर्स है, ठीक है। इस रिसोर्स को एक्स ने यूज किया हुआ है, इसको वाई ने यूज किया हुआ है, इसको जेड ने यूज किया हुआ है, इसको ए ने यूज किया हुआ है। अभी जो एक्स है उसके पास ये वाला एक तुम्हारा रिसोर्स है ना। अभी एक्स को क्या है, अपना पूरा काम करने के लिए वाई का जो है रिसोर्स चाहिए, लेकिन वाई ने अपना रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, वाई अपना रिसोर्स दे नहीं रहा। इसी तरीके से वाई को जेड का रिसोर्स चाहिए, जेड को ए का रिसोर्स चाहिए, एंड ए को एक्स का रिसोर्स चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली इनमें से कोई भी रिसोर्स अपना छोड़ नहीं रहा, जिसकी वजह से पीछे वाले को एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, एंड जो सिस्टम है वो ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। यहाँ पे एक डेडलॉक की स्टेट आ जाती है, जो कि काफी एडवर्सली अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को। अभी इसको प्रिवेंट करने के क्या कुछ तरीके हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन का गोल, डेडलॉक को एक रूट कॉज जो होता है उसका रूट कॉज उसको एलिमिनेट कर दो, तो डेडलॉक यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिवेंशन। इसको तुम पूरा पढ़ देना, यहाँ मैं तुम्हें एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ उसका। तो ये बेसिकली क्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन जो है उसको एक्सक्लूसिव एक्सेस कर देता है, जिससे कि एक टाइम पे एक ही जो बंदा है वो उसे एक्सेस कर सकता है कुछ टाइम के लिए। ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ रिसोर्सेज को एक ही समय में एक प्रोसेस ही यूज कर सकता है, ठीक है। होल्ड एंड वेट में क्या होता है, होल्ड एंड वेट नाम से समझ आ रहा है, प्रोसेस को ओनली रिसोर्सेज एलोकेट किए जाने से पहले सभी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को होल्ड नहीं करने दिया जाता, है ना। जैसे कि नया अगर रिसोर्स चाहिए किसी को, तो वो पहले पुराने वाले रखेगा देन नए वाले लेगा। तो ये बेसिकली होल्ड एंड वेट का कॉन्सेप्ट होता है। नो प्रियम्पशन प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है कि रिसोर्स को फोर्सफुली रिक्लेम नहीं किया जाता, है ना। मतलब रिसोर्स जबरदस्ती नहीं जीतते, जब तक प्रोसेस उसका यूज नहीं करता, जब तक उसका यूज नहीं हो जाता प्रोसेस, जब तक एक्स जो है तुम्हारा चॉकलेट खा नहीं लेता, उससे चॉकलेट कोई छीनता नहीं है।
प्रियम्पशन का जो है वो अवॉइड किया जाता है। सर्कुलर वेट प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑर्डर को एनफोर्स किया जाता है ताकि सर्कुलर वेट सिनेरियो क्रिएट ना हो, है ना। सर्कुलर वही जो हमने पढ़ा था अभी, ये वाला डायग्राम। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसकी रिकवरी के भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो। जो प्रोसेस होल्ड करके बैठा है उसे ही टर्मिनेट कर दोगे तो क्या होगा, डेडलॉक की कंडीशन बनेगी नहीं, डेडलॉक की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, है ना। दूसरा क्या होता है, रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्स को फोर्सफुली टर्मिनेट किया जाता है जिससे डेडलॉक का साइकिल ब्रेक हो। जबरदस्ती हम उससे चॉकलेट छीन लेते हैं बच्चे से ताकि वो चॉकलेट हम दूसरे को दे सके, तो यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन बनती नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो डेडलॉक अवॉइड करने के लिए सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है प्रोसेसेस का बिहेवियर और रिसोर्स एलोकेशन प्रेडिक्शन करता रहता है, जिसकी वजह से जो है डिसीजन लेता है कि डेडलॉक सिनेरियो अगर बनता है तो तुरंत की तुरंत उसे आइडेंटिफाई करके उससे क्या करता है, जल्दी वहां से हटो। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, डिटेक्शन में क्या होता है, सिस्टम पीरियडिकली चेक करता रहता है कि कोई डेडलॉक की सिचुएशन तो नहीं बन रही। अगर डेडलॉक की सिचुएशन बन रही है तो वो वहां पे क्या है, रिकवरी मैकेनिज्म जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े, ये सारे प्रोसेस टर्मिनेशन और रिसोर्स प्रीएम्पशन, इन सबको अप्लाई कर देता है। ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, इसका मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ। ये बेसिकली सिस्टम के रिसोर्सेज और प्रोसेस को मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट को कंसीडर करता है। ये एल्गोरिथम अज्यूम करता है कि प्रोसेस अपने रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट को पहले डिक्लेयर करते हैं और सिस्टम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रिसोर्स एलोकेट करते हैं। ठीक है। एल्गोरिथम काम कैसे करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। प्रोसेस के मैक्सिमम रिसोर्सेज, प्रोसेस के जो मैक्सिमम रिसोर्स होते हैं, नीड्स होते हैं, उन सबको इनिशियलाइज किया जाता है और अवेलेबल रिसोर्सेज को भी इनिशियलाइज किया जाता है। देन रिक्वेस्ट चेक होती है। जब कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट चेक करता है तो सिस्टम उस रिक्वेस्ट के इम्पैक्ट को एनालाइज करता है ना। अगर रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है तो वो रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं। मान लो अगर एक दुकान वाले के पास चॉकलेट है तो वो चॉकलेट दे देगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर चॉकलेट नहीं है तो वो नहीं देगा, और देगा भी तो टेम्परेरी देगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारी सेफ्टी चेक। सेफ्टी चेक में क्या होता है, हर रिसोर्स एलोकेशन के बाद सिस्टम चेक करता है क्या वो एलोकेशन सेफ है या नहीं है। अगर सेफ नहीं होता तो वो एलोकेट नहीं करता, अगर सेफ है तो डेडलॉक नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है। अब बैंकर्स एल्गोरिथम होती है वो एलोकेशन को केयरफुली मॉनिटर करता है ताकि डेडलॉक सिनेरियो से बचा जाए। लेकिन ये एल्गोरिथम जो है इस्तेमाल रियलिस्टिक सिनेरियोज में चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि प्रोसेस अपने फ्यूचर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एडवांस में एक्यूरेटली डिफाइन करना मुश्किल है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मान लो मैं एक बंदा हूँ, मुझे चॉकलेट लेने जाना दुकान पे, तो जो दुकान वाला है वो मेरे बोलने से पहले ये पता नहीं लगा सकता, बहुत मुश्किल है उसका पता लगाना कि मेरे को कितनी चॉकलेट चाहिए। अब मान लो मैंने उससे 5 चॉकलेट मांग ली, उसने मेरे को 5 चॉकलेट दे दी। अब उसके पास आगे चॉकलेट नहीं है, मैंने बोला मेरे को 5 चॉकलेट दो, उसके पास 5 ही बची थी, तो उसने कहा हाँ चलो ठीक है, 5 तो मेरे पास है, मैं इसे दे देता हूँ। लेकिन मेरा एकदम से मन करा कि यार एक और ले लेता हूँ, तो मैंने उससे बोला कि मेरे को एक और चॉकलेट दे दो, लेकिन उसके पास तो है ही नहीं। तो यही चीज बैंकर्स एल्गोरिथम में होती है। इसमें क्या होता है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि फ्यूचर में रिसोर्स को और जरूरत पड़ गई तो ये चीज होती है तुम्हारी बैंकर्स एल्गोरिथम का एक डिसएडवांटेज। अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करते हैं तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मैं अभी तुम्हें लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो पीसीबी क्या करता है, प्रोसेस के करंट स्टेट, एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन, प्रोसेस रिलेटेड डिटेल्स को सेव करता है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रोसेस का जो है फाइल होती है जिसमें प्रोसेस की काफी सारी चीजें लिखी रहती है। प्रोसेस की हर ए से लेकर बी तक पूरी जन्म कुंडली जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोसेस आईडी, हर प्रोसेस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं पीआईडी। प्रोग्राम काउंटर होता है, ये क्या करता है, रजिस्टर जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। ठीक है। रजिस्टर की इंफॉर्मेशन होती है, सीपीयू के रजिस्टर्स की वैल्यू स्टोर होती है इसमें। प्रोसेस की स्टेट होती है, प्रोसेस रनिंग है, रेडी है, ब्लॉक्ड है, ये सब। प्रायोरिटी होती है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, और मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अब इसके एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं अपने टास्क मैनेजर में जाऊँ एंड टास्क मैनेजर में जाके अगर मैं यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ तुम देख सकते हो एक तरीके से सीपीयू में यहाँ पे प्रोसेस आईडी दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है ना। यहाँ स्टेटस दिखा रहा है, रनिंग है क्या है, थ्रेड्स दिखा रहा है, इस प्रोसेस को कितने थ्रेड्स मिले हुए, सीपीयू दिखा रहा है कि कौन कितना सीपीयू यूज कर रहा है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा एवरेज सीपीयू, मतलब एवरेज सीपीयू का कंजप्शन कितना है। ठीक है। अभी यहाँ तुम देख सकते हो कि इस हर प्रोसेस का प्रोसेस आईडी अलग है, डिस्क्रिप्शन उसका क्या मतलब वो क्या है, ठीक है, स्टेटस क्या उसकी रनिंग है। जैसे मान लो ये वाला स्टेट जो है, ये वाला जो प्रोसेस है इसे सस्पेंड कर दिया है ना अभी के लिए, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ये पीसीबी में ये सारी चीजें स्टोर्ड है। थ्रेड्स इसको कितने एलोकेटेड थे, 18। सीपीयू कितना यूज कर रहा है अभी फिलहाल के लिए 0, और एवरेज भी 0 ही है।
ठीक है, तो तुम इससे समझ गए होगे यार क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी डिस्क की भी सारी चीजें रहती है, ये तुम देख सकते हो, नेटवर्क की भी सारी चीजें रह सकती है। एंड उसके अलावा तुम यहाँ पे मेमोरी भी देख सकते हो, मेमोरी के रिसोर्सेज भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें जितना अच्छे से हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता था, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अभी भी समझ लिया हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना। बाकी यार वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना। अभी 1:40 तक मैंने सारी ये वीडियो बनाई है, 1:10 से आगे स्टार्ट करी थी। अभी इनको अपलोड भी करना पड़ेगा, इनको एडिट करना पड़ेगा। तो वो अपन करते हैं, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेंबर्स ओनली लेना मत भूलना। थैंक यू।